फाइनमैन का कहना है कि आपके जीवन का पहला सिद्धांत ये होना चाहिए कि आप खुद को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप कितनी बार खुद से झूठ बोलते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम पार्शियल होकर हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी को बुरा मानते हैं तो उसका किया अच्छा काम भी हमें खराब लगने लगता है। वहीं अगर हमारी पसंद का इंसान कोई बड़ा क्राइम भी कर दे तो हमारा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और तब हम खुद को दिलासा देने लगते हैं कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया होगा। क्या आपने किसी एक्सीलेंट डिसीजन या ऐसे जजमेंट के बारे में सोचा है जो कि पार्शियल नहीं होगा? ऐसे जजमेंट के लिए आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद आप इंटेलिजेंस, चतुराई यानी कि क्लेवरनेस, साहस और पेशेंस जैसे कैरेक्टर्स से भरे डिसीजन को ही परफेक्ट जजमेंट कहेंगे। दोस्तों, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा कि एक व्यक्ति बेहतरीन लीडर के रूप में लोगों के सामने आता है और वहीं दूसरे लोग बस उसके फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये सब एक ऐसे माइंडसेट का नतीजा है जो उन्हें लोगों को समझने और उसके लिए काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इस माइंडसेट को साइकोलॉजी की भाषा में स्काउट माइंडसेट कहते हैं और ये माइंडसेट ही है जिसकी वजह से कुछ लोग काफी सुलझे हुए होते हैं और वो अपनी सोच को डेवलप करते हुए समय के साथ चलते हैं। इनके ऑपोजिट ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोग ना तो नई जनरेशन के साथ चल पाते हैं और ना ही उनकी सोच डेवलप हो पाती है। अपनी गलतियों को मानना, उन्हें बिना शर्म के एक्सेप्ट करते हुए उनसे सीखना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बिना किसी हेजिटेशन के ये कर पाते हैं और कुछ नहीं। दरअसल स्काउट माइंडसेट में इस प्रोसेस को अपडेटिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि कौन से कैरेक्टर हैं जो एक स्काउट की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, जिसका मतलब है वो माइंडसेट जिसमें आप चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसा आप चाहते हैं, बल्कि उस तरह से देखते हैं जैसी वो रियलिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुरानी चली आ रही सोच को गलत साबित करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने मन में पूरी तरह से उसके गलत और सही एस्पेक्ट को जान नहीं लेते। ऐसी सोच केवल पुराने रिवाजों या सोच के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आज के समय में हमारे पास बहुत सारी नई और पुरानी इंफॉर्मेशंस का लोड है। फिर भी हमें कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है, इसके लिए भी एक बेटर और सुलझा हुआ माइंडसेट जरूरी हो जाता है। कितना अच्छा होगा अगर आप इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट के चश्मे के बजाय थोड़ा गलत और थोड़ा सही के परसेंटेज में देखना शुरू कर पाएं, क्योंकि जब हम किसी और बात के थोड़ा सही और थोड़ा गलत होने की पॉसिबिलिटी को अलाउ करते हैं तो उसे समझना और एक बेटर जजमेंट देना आसान हो जाता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज कितनी सही है और कितनी गलत है? इस ऑडियो बुक में हम कुछ ऐसे ही सवाल और उनसे जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इस ऑडियो बुक में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आप इमोशनली बिहेव कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशंस में दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे कि आप ना तो एक इमोशनल फूल बनकर लोगों के सामने आए और ना ही एक प्रैक्टिकल मशीन बनकर रह जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक बेटर की ऑडियो बुक। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? इसका सही जवाब आपको अगले एपिसोड के आखिर में बताया जाएगा। दोस्तों, किसी भी बात को समझने और सोचने के दो तरीके होते हैं। एक जिसमें आप अपने पुराने थॉट्स से इन्फ्लुएंस होकर सामने आई हुई सिचुएशन के लिए गलत डिसीजन लेते हैं। ऐसे माइंडसेट या तरीके को सोल्जर माइंडसेट कहा जाता है, जहां सिर्फ आपके ईगो या एटीट्यूड को सेटिस्फाई किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है स्काउट माइंडसेट, जिसमें लोग पहले से बने थॉट्स को भूलकर बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर यकीन करने से पहले ये नहीं सोचते कि क्या मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं, बल्कि इसकी जगह वो सोचते हैं कि क्या मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए। बिना सोचे समझे पुरानी बातों के बेसिस पर यकीन करने या माइंडसेट बना लेने को साइकोलॉजी में डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा कॉन्शियस माइंड पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे बिना चाहे भी उससे एक प्रेरित या मोटिवेटेड कंक्लूजन पर पहुंचता है। जब लोग डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग को फॉलो करते हैं तो वो अपने डिसीजंस के अपोज में आने वाले सवालों के लिए जवाब भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कोई सोल्जर अपने देश या अपनी सिक्योरिटी के बारे में डिफेंड करता है, लोग भी अपने बिलीफ के बारे में इसी तरह से रिजर्व रहना चाहते हैं जैसे वो किसी मिलिट्री कैंप में हैं।
जिनकी सिक्योरिटी को बनाए रखना उनका फर्ज है। ये बिलीव्स डीप रूटेड होते हैं और लोगों के पास इनके लिए प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं। जब कोई किसी एक बात पर सदियों से यकीन कर रहा होता है तो वो उसके लिए हजारों फैक्ट्स इकट्ठा कर लेता है और उनके बेसिस पर बहस करने से भी नहीं चूकता। दरअसल ये आर्गुमेंट अपने बिलीव्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिफेंस या अटैक का ही एक फॉर्म है। लोग अपने बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए कई मजबूत एविडेंसेस को ढूंढने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि समय के साथ ये बिलीव्स सीमेंटेड हो जाते हैं और फिर इन्हें बदलना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग किसी सिचुएशन में लड़ने वाले सोल्जर की तरह काम करती है, तो वहीं एक्यूरेसी मोटिवेटेड रीजनिंग एक स्काउट की तरह बिहेव करती है, जो हर सिचुएशन में पहले अपने दिमाग को मैप करता है और फिर उसके हिसाब से बिहेव करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि किसी बात के पीछे क्या वजह हो सकती है, या कुछ ऐसा तो नहीं जो छिपा रह गया हो, या किसी बिलीव के फायदे और नुकसान क्या हैं। इन सब से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुंचता है। एक स्काउट माइंडसेट नॉर्मल से अलग नहीं होता, लेकिन ये जानने की कोशिश करता है कि कोई रास्ता कितना सुरक्षित है या दूसरा रास्ता कितना कमजोर। वो खुद को मूर्ख बनाने के लिए इमेजिनरी चीजें नहीं करता। एक स्काउट माइंडसेट का मतलब है अपने और दुनिया के बारे में अपने परसेप्शन को जितना पॉसिबल हो सके उतना ऑनेस्ट या ईमानदार रखना। एक स्काउट माइंडसेट में आपके मन में अपने बिलीव्स के लिए कोई डर नहीं होता। अगर आप जान जाते हैं कि आप किसी चीज के बारे में गलत सोचते थे, तो आप उसे अपने मन में सुधार भी सकते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट ही है जो आपके फैसले को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। लाइफ बहुत सारे जजमेंट्स से मिलकर बनती है, और जितना आप रियलिटी के परसेप्शन को इग्नोर नहीं करेंगे या फेक परसेप्शन नहीं बनाएंगे, आपके लिए डिसीजन लेना उतना ही आसान हो जाएगा। स्काउट माइंडसेट लोगों को उनके स्ट्रेस फ्री टेस्ट के लिए मोटिवेट करता है। जबकि कोई व्यक्ति किसी स्टार्टअप के नए प्लान को बनाता है, उस समय यह बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने प्लान के फेल होने की संभावना को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक इसी तरह से किसी लॉयर को देखा जाए तो स्काउट माइंडसेट एक अच्छे केस और उसकी ट्रायल के लिए एक गाइड का काम करता है, क्योंकि जब एक लॉयर अपने केस को अच्छी तरह से जानता है तो उसे पता होता है कि अपोजिशन पार्टी का लॉयर किस तरह से बहस कर सकता है और उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। वहीं अगर वो सोल्जर माइंडसेट से सोचे तो उसके लिए सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में ही सारा समय देना पड़ेगा। यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड लॉयर सेल्फ स्केप्टिसिज्म और ऑब्जेक्टिविटी को सीखने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो उन्होंने इतने लंबे समय तक एक्सपीरियंस किया है। आजकल की लाइफस्टाइल में हमें इस तरह के बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में माइंडसेट की वजह से गलतियां देखी जाती हैं, जहां एक व्यक्ति को लगता है कि उसका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है, वहीं उस पार्टनर का कहना होता है कि वो अपने पार्टनर को स्पेस देने की कोशिश कर रहा है। किसी एक इंसान का ऑथेंटिक यानी कि सीरियस होना दूसरे इंसान को रूड लग सकता है। ऐसे सिचुएशन में स्काउट माइंडसेट हमारी मदद करता है और जिसके बाद हम चीजों को दूसरे इंसान के नजरिए से समझने की कोशिश कर पाते हैं। वैसे अगर रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी इंसान परफेक्ट स्काउट नहीं होता और कोई भी इंसान परफेक्ट सोल्जर भी नहीं होता। लोग सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों के बीच स्विच करते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लिया जाए तो एक बिजनेसमैन अपने काम पर स्काउट की तरह बिहेव करता है और अपने असम्पशंस को टेस्ट करने में खुशी महसूस करता है। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जब उसे पता चलता है कि वो मार्केट के बारे में एक गलत राय बना रहा था, तो वहां वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन उसके बाद उसके घर आते ही अपनी पर्सनल लाइफ में एक सोल्जर की तरह अपनी फैमिली पर अपनी राय थोपने की कोशिश करने लगता है। तब वो नहीं मानना चाहता कि वो गलत भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही एक स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति अपने दोस्तों से बात करते समय अपने प्लान के सही या गलत होने को डिस्कस करता है और तब वहां स्काउट माइंडसेट फॉलो कर रहा होता है। वहीं अगले दिन ऑफिस जाते ही वो अपने शेयर होल्डर के साथ उन प्लान्स की खूबियां गिनाने लगता है। इसका मतलब है कि हम सब अपनी लाइफ में स्काउट और सोल्जर का मिक्सचर हैं, लेकिन कुछ लोग कई मायनों में दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर स्काउट होते हैं, जो सच को जानने की कोशिश करते हैं,
चाहे वो सच उनके बिलीव को सेटिस्फाई करे या ना करे, क्योंकि वो अपनी गलतियां ढूंढने में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सोल्जर माइंडसेट को समझने की कोशिश की और जाना कि वो कौन सी चीज है जो हमें अपनी सोच को हमेशा ऊपर रखने और उसके बेसिस पर फैसले लेने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन अगर स्काउट माइंडसेट इतना ही अच्छा है तो लोग इसे हमेशा यूज क्यों नहीं करते? अगले एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब है ए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता। चलिए अब स्क्रीन पर दिख रहे दूसरे सवाल का जवाब सोचिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, स्काउट माइंडसेट क्या है? इसका सही जवाब आपको अगले एपिसोड के आखिर में मिल जाएगा। जब आप किसी रूल को बदलने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यह नियम किस वजह से बनाया गया था। मान लीजिए कि आप किसी रोड पर चल रहे हैं जिसके आसपास लोहे के तारों से फेंसिंग की गई है। आपको उस समय उसका कोई रीजन नहीं दिख रहा। तब आप कह सकते हैं कि किसी ने यह फेंसिंग क्यों की। उस समय आपने समझने की कोशिश नहीं की कि वहां पर तार क्यों लगाए गए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो फेंसिंग बेवकूफी भरा काम था या क्योंकि आपको कोई वजह समझ में नहीं आती इसलिए उन तारों को वहां से हटा देना ठीक है। ऐसा ही पुराने रिवाजों और इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। नए रिफॉर्मर उन्हें देखकर कहते हैं कि आज के समय में इनका कोई काम नहीं है तो इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन अगर स्काउट माइंडसेट की तरह सोचा जाए और हर पुराने रिवाजों को रूढ़िवादी न समझा जाए तो जब तक कोई पुराना रिवाज किसी की प्रोग्रेस में प्रॉब्लम नहीं खड़ी करता है तब तक उन्हें हटाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्काउट माइंडसेट किस तरह से काम करेगा उसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एक सोल्जर माइंडसेट किस तरह से काम करता है और उसके बाद ही यह जाना जा सकता है कि स्काउट माइंडसेट के फायदे क्या हैं। एक्सपर्ट्स ने सोल्जर माइंडसेट को समझने के लिए इसके कैरेक्टर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है कंफर्ट, यानी कि उन इमोशंस को इग्नोर करना जो हमें खुशी नहीं पहुंचाते। इसको समझने के लिए आपको उस कार्टून को याद करना होगा जिसमें एक डॉग हैट पहनकर एक टेबल पर बैठा होता है और उसके चारों तरफ आग लगी हुई होती है, लेकिन उस डॉग को स्माइल करना पड़ रहा है। सन 2016 में इंटरनेट पर यह कार्टून बहुत फेमस हुआ था। एक सोल्जर माइंडसेट यही करता है। वो नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है और समझता है कि जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। सोल्जर माइंडसेट का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने बारे में अच्छा महसूस करना। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आप महान हो तो आपको अकेला होना पड़ेगा, या फिर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग खुद को और अपने को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आपकी सेल्फ इमेज ही डिसाइड करती है कि आप कितने खुश और मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन मोटिवेटेड रीजनिंग का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप ब्रिलियंट और टैलेंटेड हैं और हर कोई आपको पसंद करता है। सेल्फ एस्टीम दो बातों पर डिपेंड करती है, वो है सेल्फ एनहांसमेंट और सेल्फ प्रोटेक्शन। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सेल्फ एनहांसमेंट अपनी ईगो को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना है और सेल्फ प्रोटेक्शन अपने बारे में बिल्कुल भी खराब न सोचना है। और सोल्जर माइंडसेट के लिए ये दोनों बातें जरूरी हैं। मोटिवेटेड रीजनिंग या सोल्जर माइंडसेट का तीसरा कैरेक्टर है मॉरल, यानी कि मनोबल, जो लोगों को मुश्किल चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है। लोग मानते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होना एक अच्छी बात है क्योंकि यही है जो आपको चैलेंज से पास होने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर के एक सर्वे में लगभग सभी ने अपनी कंपनी की सक्सेस प्रोबेबिलिटी के 70% चांसेस बताए, जबकि एक एंटरप्रेन्योर का कहना था कि उसे अपनी कंपनी के सक्सेस का 100% यकीन है। जबकि फैक्ट यह है कि दुनिया में स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट आज भी 100 में से 10% ही है। ये उस एंटरप्रेन्योर की पॉजिटिव सोच का एग्जाम्पल है। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि लोगों को सिलेक्टिव होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देना चाहिए, न कि पेसिमिस्टिक लोगों के सजेशंस पर।
अब तक हमने बात की कंफर्ट, सेल्फ एस्टीम और मॉरल के बारे में, जो कि खुद को धोखा देने और सोल्जर माइंडसेट की तरह रिएक्ट करने वाले सिस्टम में इमोशनल टारगेट होते हैं। अगले 3 बेनिफिट्स सोशल बेनिफिट्स हैं, जिनमें लोग दूसरों को अपने बारे में हमेशा एक पॉजिटिव राय बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सोशल बेनिफिट्स में पहला है पर्सुएशन, यानी कि खुद को कन्विंस करना ताकि दूसरों को कन्विंस किया जा सके। अगर एक लॉ के स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया जाए तो वो अपने केस की बहस के लिए प्रैक्टिस करते टाइम अपने क्लाइंट की गलती के लिए भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका कस्टमर मॉरली और लीगली दोनों तरह से सही है। एक एंटरप्रेन्योर अपने प्लान्स को बताते टाइम कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी कंपनी से अच्छा परफॉर्मेंस आज के समय में किसी का भी नहीं है। पर्सुएशन के बारे में लेखक जॉनसन का कहना है कि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना होगा। दूसरा सोशल बेनिफिट है इमेज, यानी कि ऐसी चीजें या बिलीव्स को सेलेक्ट करना जो हमें दूसरों के नजर में अच्छा दिखाते हैं। बहुत सारे काम या फिर माइंडसेट लोग केवल इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उन्हें फैशनेबल दिखाता है। तीसरा और सबसे लास्ट कैरेक्टर है बिलोंगिंग, यानी कि लोग किस सोशल ग्रुप से कांटेक्ट करते हैं या किस में फिट बैठते हैं। वैसे तो कई रिलीजियस कम्युनिटीज में ऐसा माना जाता है कि आप उसके किसी बिलीफ को ऑब्जेक्ट करते हैं तो इसे एक सामाजिक बहिष्कार की तरह से देखा जाता है। यही नहीं, कुछ लोग केवल कूल दिखने के लिए ऐसे कई सोशल ग्रुप्स में हिस्सा लेते रहते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आजकल की जनरेशन के पास तो पहले से और भी ज्यादा एक्सपोज्ड दुनिया है, इसलिए इस दुनिया में फैसले लेने के लिए दोनों तरह के माइंडसेट, स्काउट और सोल्जर के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टूडेंट्स को कॉग्निटिव बायस, यानी कि अपने थॉट बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होना सिखाना भी जरूरी है, जिससे उनके सोचने और समझने की कैपेसिटी डेवलप हो सके। वहीं कॉमन लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, रीजन और लॉजिक के बारे में समझाना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बिना इसके अफवाहों के फैलने की पब्लिसिटी कभी कम नहीं हो पाएगी। वैसे सोल्जर माइंडसेट पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन यह हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके और उनमें सुधार करके अपने सेल्फ एस्टीम को एक बेहतर शेप भी दिया जा सकता है। और एक सोशल कम्युनिटी में अपने डिसएग्रीमेंट्स को सप्रेस करते हुए फिट रहने के बजाय एक नई कम्युनिटी खोजी जा सकती है जिसमें आपके थॉट्स फिट बैठते हों। दोस्तों, हमने चैप्टर की शुरुआत में फेंसिंग की बात की थी। सोल्जर माइंडसेट का इस टर्म में क्या पर्पस है, ये हमने इस चैप्टर में समझने की कोशिश की। उम्मीद है अब तक आप इसे समझ गए होंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से ये जाना जा सकता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब है बी, इनर वॉइस को फॉलो करने की क्षमता। एक और सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है सोल्जर माइंडसेट क्या है? इसका जवाब कमेंट करके बताइए। सोल्जर माइंडसेट का यूज करके लोग अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देने, अपने कंफर्ट के बाहर न जाने और अपने मनोबल को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। इससे उनकी इमेज भी अट्रैक्टिव बनती है और वो सोशल ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्काउट माइंडसेट में पहला सवाल बिलीफ से जुड़ा नहीं होता, वो हमेशा जानने की कोशिश करता है कि क्या ये सच है, और इसे समझते हुए उसे दूसरी बहुत सारी बातें आसानी से समझ आ जाती हैं। जहां सोल्जर माइंडसेट हमेशा इमोशनल पर्सपेक्टिव के बारे में केयर करता है और उसी डायरेक्शन में सोचता है, वहीं उसकी जगह पर स्काउट माइंडसेट एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग अक्सर अनकॉन्शियसली लोग अपने जजमेंट और अपने रिलेशन के बीच समझौता कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं तो सोल्जर माइंडसेट हमेशा कहेगा कि अपने कम्युनिटी के बिलीफ से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन रेज हो तो उस समय उसे डिफेंड करना बहुत जरूरी है। जबकि ऐसा भी किया जा सकता है कि उन बिलीव्स को फॉलो करते हुए उन्हें सही या गलत साबित किया जाए। इससे लोग टाइम के साथ चलना सीख सकते हैं। अक्सर लोग जजमेंट और मॉरल के बीच भी समझौता करते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन के पास कोई आइडिया है तो उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस हैं,
या तो वो उसके पॉजिटिव साइड पर फोकस करे या फिर उसकी डाउन साइड्स को जानकर एक बेटर प्लान तैयार करे जिससे उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि इस सिचुएशन में लोग सोल्जर माइंडसेट को फॉलो करते हैं और अपने इमोशनल और सोशल गोल के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस सिचुएशन में वे सही रास्ता चूज करने के बजाय खुद को उसी आइडिया पर स्टक रखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो लोग अनकॉन्शियसली स्काउट माइंडसेट और सोल्जर माइंडसेट के बीच स्विच करते रहते हैं, लेकिन ये जितना एफिशिएंटली होगा उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि कितना अच्छा होगा अगर आपको पता हो कि झूठ पर भरोसा करने के बाद आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, और बेनिफिट्स के बारे में सच जानकर आप उनमें हुई कमियों को दूर करके कितना प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ह्यूमन माइंड की इन डिसीजंस को समझने की एबिलिटी को रैशनली इरैशनल हाइपोथेसिस कहते हैं, जहां रैशनल वर्ल्ड को दो तरह से एक्सप्लेन किया गया है। पहला, उन बिलीव्स को जानना जो पूरी तरह से जस्टिफाइड है, और दूसरा, उन बिलीव्स का अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अच्छी तरह से यूज करना। रैशनली इरैशनल होने का मतलब है कि आप अनकॉन्शियसली ये चूज करने में परफेक्ट हो जाते हैं कि किस टाइम आपका जजमेंटल हुए बिना सोशल और इमोशनल गोल्स को अचीव करना जरूरी है और कब आपको इन दोनों यानी कि सोशल और इमोशनल ध्यान रखे बिना जजमेंटल होना जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग रैशनली इरैशनल नहीं हो पाते और इसी वजह से वो लोग सोल्जर माइंडसेट को ओवर वैल्यू और स्काउट माइंडसेट को अंडर वैल्यू करते हैं, क्योंकि सोल्जर माइंडसेट के फायदे बहुत जल्दी दिखाई देते हैं और स्काउट हैबिट्स को बिल्ड करने में उतना ही ज्यादा समय भी लगता है। वैसे तो इंसानों के सबसे फास्ट अर्निंग एस्पेक्ट में से एक है अपने खुद के गोल के लिए लापरवाह रहना। जैसे ये आम बात है कि लोग जिम मेंबरशिप के लिए पे करते हैं और फिर वहां जाने में उन्हें आलस आता है, या फिर इसी तरह डाइटिंग शुरू करते समय रहने वाला जोश दूसरे दिन ही खत्म हो जाता है। डेडलाइन से पहली वाली रात तक हम किसी काम को खत्म करना जरूरी नहीं समझते और फिर उस दिन अपने आप को और अपने काम को कोसते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म फायदों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लापरवाह रहते हैं। और यही सोल्जर माइंडसेट है जिसमें लोग इंस्टेंट फायदों के बारे में सोचते हैं और ऐसी आदतें डेवलप करते हैं जो लॉन्ग टर्म में ना तो उन्हें हेल्प कर पाती हैं और ना ही एक बैलेंस्ड लाइफ को शो करती हैं। अपनी सक्सेस के बारे में ओवर ऑप्टिमिस्ट होना आपको एक बार बहुत सारा मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन यह मोटिवेशन टाइम के साथ कम होता जाता है और कभी कभी ये बैकफायर भी करता है। स्काउट हैबिट को बनने में समय लगता है और ये धीरे धीरे डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वे कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट्स ये है कि वे अपनी वैल्यूएबल स्किल्स और हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल को देखें तो कुछ लोगों को किसी भी फैक्ट को प्रेजेंट करने से पहले उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की आदत होती है। यह हैबिट उन्हें सीधे तौर पर फायदा नहीं पहुंचाती, लेकिन ये उनमें गलत को एक्सेप्ट करने और सोचने की कैपेसिटी को कम करता है। ऐसे में उनकी फ्यूचर में गलतियां करने की पॉसिबिलिटी कम से कम होती जाती है। स्काउट हैबिट्स सोल्जर माइंडसेट के कंपैरिजन में फायदा तो पहुंचाती है, लेकिन जजमेंटल होने के लिए जरूरी है कि स्काउट हैबिट्स को ठीक तरह से डेवलप किया जाए। लोग सेल्फ डिसेप्शन यानी कि खुद को धोखा देने के रिपल इफेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये एक फैक्ट है कि लोग एक बार जब दूसरों को और खुद को चीट करना शुरू करते हैं तो इसे आदत बना लेते हैं। झूठ बोलने की आदत के साथ भी ऐसा ही है कि आप एक छोटे झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं और दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा, और ये सीक्वेंस चलता रहता है। इस पर भी दूसरों को चीट करना और उनसे झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन जब लोग खुद को धोखा देना शुरू करते हैं तो ये सोल्जर माइंडसेट की तरह इंस्टेंट फायदा पहुंचाता है, लेकिन इससे हम स्काउट माइंडसेट से बहुत दूर होते जाते हैं। इसका एक और जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है सोशल कास्ट को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, मतलब कि दूसरों के सामने खुद को उस तरह से दिखाना जो वो खुद नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से 81% लोग डॉक्टर से वह इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करते हैं जो उनके ट्रीटमेंट में जरूरी है और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि उनका बेहतर तरीके से इलाज हो पाए। वैसे तो आजकल की जनरेशन इंस्टेंट बेनिफिट के लिए ही सोचती है, लेकिन उसकी कीमत लोग अपनी थॉटफुलनेस को खोकर चुका रहे हैं।
लोग उन्हें किस तरह से जज करेंगे इस बात को वो ओवर एस्टिमेट करते जाते हैं और इसी दिखावे की वजह से लोग अपने क्लियर विजन के एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म इमोशनल सोशल रिवॉर्ड्स को चूज करते हैं। अगर हम स्काउट माइंडसेट पर सोल्जर माइंडसेट के कंपैरिजन में ज्यादा ध्यान दें तो हमारा ब्रेन बेटर डिसीजन लेना सीख सकता है। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के पास कई चीजों को फिक्स करने के बेहतर ऑप्शन हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग तरह तरह की किताबों को पढ़कर, ट्यूटोरियल में जाकर या ट्यूटर हायर करके भी उन्हें सीख सकते हैं और इस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और इंफॉर्मेशन लोड के समय में स्काउट माइंडसेट पहले से भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्काउट माइंडसेट के कैरेक्टर्स के बारे में, तो सुनते रहिए कुकू एफएम। कभी कभी लोगों को अपने आर्गुमेंट्स सही लगते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों के कंपैरिजन में उनका साइड ही सही है और इसे ही मोटिवेटेड रीजनिंग कहा जाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के बॉस या मैनेजर को लगता है कि वो एक ऑब्जेक्टिव पर्सन है और उसके व्यूज हमेशा सही होंगे और बाकी सभी लोग जो उसकी तरह नहीं सोचते हैं वो हमेशा उससे डिसएग्री ही करेंगे। या फिर किसी साइंटिस्ट का ऐसा मानना कि जो चीज वो अपनी आंखों से नहीं देखता वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब इसमें दोनों ही लोग सेल्फ बिलीव से पूरी तरह मोटिवेटेड हैं और उन्हें दूसरों की थिंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव थिंकिंग या मोटिवेटेड रीजनिंग स्काउट माइंडसेट से दूर ले जाती है। स्मार्ट और नॉलेजेबल होना आपको स्काउट नहीं बना देता। उसके लिए आपको एक बात के हर एस्पेक्ट से सोचना और समझना आना चाहिए। एक हाई आईक्यू और एक एडवांस डिग्री लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की या फिर किसी को अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए इसका आइडिया दे सकती है, लेकिन बायस्ड रहे बिना आपकी या स्मार्टनेस आपके जजमेंट को स्ट्रांग नहीं बनाती और स्ट्रांग जजमेंट न कर पाना ही बताता है कि आप स्काउट माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं। पर अगर ऑब्जेक्टिव होना या स्मार्ट और नॉलेजेबल होना ही एक इंसान को स्काउट नहीं बनाता तो फिर ऐसा क्या है जिसे फॉलो करके आप एक स्काउट माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं? एक्चुअली रियल लाइफ में स्काउट माइंडसेट को प्रैक्टिस करना ही लोगों को स्काउट बनाता है। इस एपिसोड में हम उन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ सवालों से समझने की कोशिश करेंगे जो किसी इंसान के स्काउट माइंडसेट को शो करते हैं। ये कैरेक्टर्स बताते हैं कि क्या कोई इंसान तब भी सच जानने की कोशिश करेगा जब उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि यही तो स्काउट माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। पहला सवाल है कि क्या जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि दूसरा इंसान सही था तो वो उसे बताता है? अगर हाँ तो ये कैरेक्टर शो करता है कि वो इंसान जो लोगों को अपनी गलती के बारे में बता सकता है वो सच को एक्सेप्ट करने में कभी पीछे नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि कोई व्यक्ति पर्सनल क्रिटिसिज्म पर किस तरह से रिएक्ट करता है। जब लोग खुद की आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म सुनने की कैपेसिटी रखते हैं तो वह दूसरों को ब्लेम करने या क्रिटिसाइज करने से पहले सच जानना पसंद करते हैं। तीसरा सवाल है कि क्या वो व्यक्ति कभी खुद को गलत साबित करता है, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि खुद को गलत साबित करना यानी कि सच को स्वीकार करना और अपनी सेल्फ एस्टीम को धोखा देने से बचना। चौथा सवाल है क्या वो अपने आप को मूर्ख बनाने से पीछे हटता है। और पांचवा सवाल है कि क्या उनके पास कोई अच्छा क्रिटिक यानी कि आलोचक है, क्योंकि एक अच्छा आलोचक आपको गलत काम करने से हमेशा रोकता है। इन सब साइंस के अलावा एक सबसे बड़ा साइन है कि क्या आप उन सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जिसमें आप सोल्जर माइंडसेट को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अपनी बायसनेस को स्पॉट करना इजी नहीं है। इसलिए चलिए अब समझते हैं कि अपनी बायसनेस को किस तरह से नोटिस किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने दोस्त या पसंदीदा इंसान की गलती को भी पॉजिटिव वे में लेते हैं, वहीं जो व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं उसकी सेम गलती पता चलने पर भी उसे बुरा भला कहते हैं। दिमाग के लिए उन टॉपिक्स पर यकीन करना सबसे इजी है जिन्हें वो पहले कभी कंसिडर नहीं करते हैं, और उसमें से वो सबसे कन्वीनियंट आंसर चुनकर उसे एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन मोटिवेटेड रीजनिंग को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 2 तरह की रीजनिंग को कंपेयर करना पड़ेगा। पहली रीजनिंग काउंटर फैक्चुअल वर्ल्ड पर डिपेंड होगी और दूसरी मोटिवेशनल रीजनिंग पर। आपको सोचना होगा
कि वही कंडीशन जो आपके पसंद के व्यक्ति के साथ है, अगर आपके नापसंद के व्यक्ति के साथ होती तो आप क्या डिसीजन लेते। इस तरीके से आप बायस्ड होने से बच सकते हैं। बायसनेस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट कई टेस्ट करने की भी सलाह देते हैं। उनमें से कुछ टेस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला टेस्ट है डबल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें सवाल होता है कि क्या आप एक व्यक्ति या उसके ग्रुप को अलग तरह से जज कर रहे हैं जिस तरह से आप दूसरे व्यक्ति या उसके ग्रुप को नहीं करते। दूसरा टेस्ट है आउटसाइडर टेस्ट। इसमें सवाल होता है कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से इवैल्यूएट करते अगर ये आपकी सिचुएशन न होती। तीसरा है द कन्फर्मिटी टेस्ट। इसमें लोगों को उनके सोशल व्यूज के बेसिस पर टेस्ट किया जाता है। इसमें सवाल होता है कि अगर कोई और व्यक्ति इस व्यू को नहीं रखता है तो तब भी क्या आप सेम व्यू फॉलो करेंगे। चौथा है स्टेटस क्वो बायस टेस्ट। इसमें सवाल होता है कि यदि आपकी करंट सिचुएशन आपके स्टेटस को न शो कर रही होती तब भी क्या आप इसे चुनते। यह टेस्ट सीधी तरह से सोशल व्यू को शो करता है। हालांकि ये सारे थॉट्स और एक्सपेरिमेंट्स किसी को नहीं बता सकते कि किस चीज के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, लेकिन इनसे आपको पता चलता है कि आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं या नहीं। इन एक्सपेरिमेंट्स से केवल यह पता चलता है कि रीजनिंग किस तरह से चेंज होती रहती है और वे अपनी बात को लेकर कितने श्योर हैं। अधिकतर लोगों से यह पूछने पर कि क्या उन्हें कोई डाउट है, या तो वो ना में आंसर करते हैं या फिर हाँ में। इस हाँ का मतलब होता है 100%। लेकिन एक स्काउट की तरह सोचने का तरीका इस तरह का नहीं होता। यहां 100% श्योर न होने का फायदा यह होता है कि आपके पास हमेशा सच जानने का और चीजों को समझने का स्कोप होता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड की शुरुआत में हमने मोटिवेटेड रीजनिंग की बात की थी। डिसअपॉइंटमेंट से दूर रहकर और चीजों को एक अच्छे नजरिए से देखकर हम मोटिवेटेड रीजनिंग से बच सकते हैं। इसके लिए लोगों को केवल दुनिया को देखने के तरीके को बदलना होगा। उन्हें समझना होगा कि हर चीज उनके अपोज में नहीं है और हर तरफ निराशा या फेलियर ही नहीं है। हर चीज को हैंडल किया जा सकता है। किसी भी चीज को फेस करने के ईमानदार तरीके भी लोगों की स्काउट समझ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। वैसे तो लोग अपनी डेली लाइफ में जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती। शायद ही कभी हर इंसान लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन माइंडसेट और सेल्फ एस्टीम से जुड़े ट्रेंड अक्सर हर इंसान के सामने आते हैं और उस वक्त न चाहने वाले कई सारे समझौते भी करने ही पड़ते हैं। आजकल हम हर बात के लिए एक कोपिंग स्ट्रैटेजी तैयार कर लेते हैं। हम मानते हैं कि कोपिंग के लिए सेल्फ डिसेप्शन का यूज किया जाता है, जिसमें लोग सेल्फ जस्टिफिकेशन का यूज करके अपने आप को कन्विंस करते हैं कि उन्होंने सही रास्ता चुना है, और ऐसा करते हुए अपने खराब डिसीजंस पर स्टिक रहते हैं और उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराते रहते हैं। ऐसा करने से वो खुद को थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें चेंज की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है और वो मोटिवेटेड रीजनिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्काउट्स डर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और किसी इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेटेड रीजनिंग का यूज नहीं करते। वो एक ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके जजमेंट को अफेक्ट ना करे। जैसे ही लोगों की लाइफ में कोई नेगेटिव इमोशन आता है, वो ऐसी बातों को ढूंढना शुरू करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। लेकिन एक स्काउट माइंडसेट कोपिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर इस तरह से सोचता है कि मैंने पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और इस तरह से वो सेल्फ डिसेप्शन से बच जाता है। और भी कई तरीके हैं जो लोगों को एक अच्छी कोपिंग स्ट्रैटेजीज तैयार करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि अपनी प्रॉब्लम को समझने और लोगों के सामने उसे रखने का ब्लूप्रिंट या प्लान तैयार करना। ऐसे में लोग ईमानदारी से उस नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर पाते हैं जो अचानक से उनके सामने आ सकती है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि किसी और गोल की तरफ फोकस कर लेना। ऐसे सिचुएशन में लोग सेल्फ डिसेप्शन से बचकर अपनी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है अपनी सिचुएशन को लेकर यह सोचना कि और भी कितना बुरा हो सकता है। यहां सेल्फ डिसेप्शन से बचा भी जा सकता है और लोग दूसरे नेगेटिव इमोशंस को फेस करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं।
प्लान बनाना और अपने गोल्स को बदलना, ये दोनों कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको स्काउट अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करती है। जैसे कि कोई इंसान अपने क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए क्रिटिसाइज करने वाले इंसान के टूवर्ड्स थैंकफुल होता है, वहीं दूसरा इंसान अपने करंट प्रॉब्लम को फेस करने के बाद खुद को कहता है कि वो आगे फ्यूचर में इसमें सुधार करेगा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिस के साथ लोग अपनी खुद की कोपिंग स्ट्रेटजीज की टूल किट तैयार कर सकते हैं। इसलिए किसी एक डिसीजन पर सेटल होना आपके क्लियर विजन को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि अपने इमोशनल कंफर्ट के लिए इस नुकसान को झेलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जीवन में सब कुछ एक रिस्क है, लेकिन अगर आप किसी गोल को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए आपका जानना जरूरी है कि कैसे सेल्फ डिसेप्शन के बिना भी खुद को मोटिवेट किया जा सकता है। इसे सक्सेस का सेल्फ बिलीफ मॉडल भी कह सकते हैं। अगर कोई खुद को समझाता है कि वो सक्सेसफुल होगा तो वो प्रैक्टिस करने और विनर्स के सामने टिके रहने के लिए मोटिवेटेड रहता है, और यहाँ उसका ऑप्टिमिज्म सेल्फ डिपेंडेंट होगा। वहीं अगर वो आने वाली प्रॉब्लम और विनर्स के बारे में सोचेगा तो ये उसे डिस्करेज करने का काम करेगा। आजकल इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की दुनिया में मोटिवेशनल इमेजेस में हर तरफ आपको सेल्फ बिलीफ मॉडल देखने को मिलेगा। बहुत सारे मोटिवेशनल कोट बताते हैं कि जहां आप पहुंचने का यकीन रखते हैं वहां आप पहुंच जाते हैं, और जहां आप ये यकीन नहीं कर पाते वहां आप नहीं पहुंच पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को फेलियर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लोगों के डिसीजंस उन्हें फॉलो करते समय आने वाली प्रॉब्लम की एक एक्यूरेट पिक्चर उन्हें एक परफेक्ट गोल को अचीव करने में मदद करती है। ऐसे समय में वो लोग जो उनकी तरह के प्रोजेक्ट पर पहले से काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम के बारे में एक्यूरेट आइडिया पता करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। मोटिवेशनल रीजनिंग के साथ यही प्रॉब्लम है कि लोग रिस्क के बारे में रियलिस्टिक तरीके से नहीं सोचते। वो अपने आप से ये सवाल नहीं करते कि क्या ये गोल इतना जरूरी है कि वो रिस्क ले सकते हैं, या फिर क्या ऐसा कोई और गोल भी हो सकता है जो उन्हें सेम रिजल्ट दे सकता है और उसमें रिस्क भी कम हो। जब लोग ये सवाल नहीं पूछते तो ये क्लियरली शो करता है कि वो कोई और डिसीजन नहीं लेना चाहते और वो अपने प्लान में चेंज लाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो अपने सेम प्लान को फॉलो करें। अब आप समझ सकते हैं कि किसी गोल को चुनते समय उसे फॉलो करने में आने वाली प्रॉब्लम की एक एक्यूरेट पिक्चर बना लेना कितना जरूरी है। लेकिन अगर लोग इसके बिना ही किसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें पछतावा करते समय इर्रेशनल ऑप्टिमिज्म को फॉलो करना होता है। किसी गोल को फॉलो करने में आने वाले ऑड्स का एक्यूरेट पिक्चर लोगों को उनके प्लान को टाइम बाय टाइम चेंज करने में भी मदद करता है। एक गोल को फॉलो करते हुए डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन में कोई खास अंतर नहीं है। समय के साथ लोगों की सिचुएशन बदलती है, वो नई चीजें सीखते हैं और अपने गोल के बारे में नए आइडियाज बनाते हैं। किसी गोल को फॉलो करने में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में जानकारी होने से लोगों को आइडिया मिलता है कि अपनी सक्सेस के समय में कितना रिस्क लेना है। ये आपको साइकोलॉजिकल चैलेंज के लिए तैयार रखता है कि किस तरह खुद को डिस्करेज होने से बचाना है या कठिन समय में किस तरह से खुद को मोटिवेट करना है। जब एलन मस्क ने एक स्पेस फ्लाइट कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा तो उनके दोस्तों ने सोचा था कि वो एक क्रेजी इंसान है। इसके लिए मस्क ने पेपॉल कंपनी से $180 मिलियन कमाए थे और वो इसे स्पेस एक्स पर खर्च करने वाले थे। उनके दोस्तों ने उन्हें कहा कि तुम फेल होगे और पेपॉल कंपनी से कमाए सभी पैसे गंवा दोगे। बहुत सारे नए स्टार्टअप की कहानियों की शुरुआत में अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन मस्क अपने इरादे से नहीं हटे, क्योंकि अपने मन में वो जानते थे कि उन पर यकीन न करने वाले लोग गलत हैं। और अब आजकल के समय में एक्स क्राफ्ट के बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 2 साल बाद मस्क ने बचे हुए पेपॉल कंपनी के प्रॉफिट्स को टेस्ला में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, जिसकी सक्सेस का केवल 10% चांस था। इतने कम सक्सेस प्रोबेबिलिटी के बाद भी मस्क के इन्वेस्टमेंट के स्टेप ने लोगों को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी काम को करने का केवल एक ही रीजन होता है कि वो सफल होगा। लेकिन स्काउट्स इस थॉट से मोटिवेटेड नहीं होते, बल्कि वो उस प्लान को फॉलो करना पसंद करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे भी लोग हमेशा एक एस्टिमेशन लगा ही पाते हैं।
तो फिर कुछ नहीं से तो कुछ प्रॉफिट बहुत बेहतर है। जैसे कि एलन मस्क ने टेस्ला की सक्सेस के 10% पॉसिबिलिटी को और 90% फेल होने की पॉसिबिलिटी पर अपना दांव लगाया, लेकिन सक्सेस के फायदे ज्यादा थे और ये फायदे पैसों से ज्यादा मेन स्ट्रीम में इलेक्ट्रिक कार को लाने के आइडिया के बारे में थे। अगर टेस्ला फेल भी होती तो लोगों के सामने फॉसिल फ्यूल से हटकर एक ऑप्शन रह जाता और इलेक्ट्रिक कार के बारे में बना फॉल्स परसेप्शन कि इलेक्ट्रिक कार्स नॉर्मल फ्यूल कार्स से धीमी चलती है, वो भी दूर हो जाता। ऐसा ही स्टेप एक्स के साथ था। सक्सेस के 10% चांस के बाद भी सक्सेस का फायदा फेलियर से कहीं ज्यादा था। एलन मस्क कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को थोड़ा भी आगे ले जा सके तो शायद कोई दूसरी कंपनी इसे और आगे बढ़ाए। वैसे भी बाद में टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों उनके लिए अच्छी शर्तें साबित हुई। लोग डेली लाइफ में भी इस तरह की कई शर्तों का सामना करते हैं और जितना ही वो उनकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में समझते हैं उतना ही उन्हें उसके लिए कॉन्फिडेंस आता है। सक्सेस और फेलियर के बीच के वेरिएंट्स लोगों को अपने थॉट्स के बारे में रियलिस्टिक रहने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हर प्लान में सक्सेस और फेलियर की पर्सनैलिटी होती ही है। उसके बारे में तैयार रहने से रिजल्ट में आने वाला फ्लक्चुएशन आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगा। जितना लोग शर्तों की वैल्यू के बारे में सोचते हैं, सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस कम होने लगता है। किसी गोल के लिए पूरी तरह से लक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होता। वैसे भी लोगों को लक और डिसीजन मेकिंग को अलग करके ही देखना चाहिए। 1994 में जेफ बेजोस न्यूयॉर्क में इन्वेस्टर के तौर पर अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन वो उस समय मार्केट में आई एक नई चीज इंटरनेट को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। वो उस पर एक कंपनी लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन वो इसके बीच आने वाली ऑड्स की एक क्लियर पिक्चर चाहते थे, क्योंकि एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 10% इंटरनेट स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस में बदल पाते हैं। बेजोस ने अपने स्किल लेवल और बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा और खुद को सक्सेस का 30% चांस दिया। उन्होंने सोचा कि जब वो 80 साल के होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह के डिसीजन लिए, तो उन्हें ट्राई न करने का ज्यादा अफसोस होगा और अगर वो फेल होते हैं तब भी उन्हें उतना दुख नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने और कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया। रिजल्ट आज अमेज़न को हर कोई जानता है। दोस्तों, मोटिवेशन का सेल्फ बिलीफ मॉडल मानता है कि अगर आप फेल होने की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आप रिस्क लेने से डरेंगे, लेकिन असल में ये दूसरी तरह से काम करता है। फेल होने की पॉसिबिलिटी को पहले ही एक्सेप्ट कर लेना लोगों को बोल्ड बनाता, डरपोक नहीं, और इसी की वजह से लोग बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए स्टेप्स लेने का साहस जुटा पाते हैं। जो लोग हार्ड प्रोजेक्ट पर काम करते हैं वो फेलियर के रिस्क को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। सुबह उठने से लेकर अगले हफ्ते की मीटिंग या अगले महीने के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जैसी सभी चीजें जो उन्हें मोटिवेटेड रखती हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। जिन मोमेंट्स में वो ये तय कर रहे होते हैं कि किस रिस्क को एक्सेप्ट करना है और किसे नहीं, असल में तब वो अपनी लाइफ की चॉइसेस को शो करते हैं। किसी प्लान की कंडीशंस को पहले से जानना लोगों को एक बेहतर मेंटल स्टेट में पहुंचाता है। अगर कुछ बुरा होता है तो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि इसके बारे में मैं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कोपिंग स्ट्रेटजीज हमें एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, दुख और मेंटल डिसऑर्डर्स से डील करने में हमारी हेल्प करती है। कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज सेल्फ डिसेप्शन को इंक्लूड करती हैं और कुछ नहीं। ऐसा ही अपने आप को फेलियर के समय मोटिवेट करने के तरीके के बारे में है। सोल्जर माइंडसेट लोगों को उन चीजों पर बिलीव करने के लिए मोटिवेट करता है जो सच नहीं है। वो कहता है कि किसी प्रोजेक्ट या प्लान में सक्सेस के अलावा और कोई बात मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आप खुद में यकीन रखते हैं तो सोल्जर माइंडसेट के हिसाब से फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोल्जर मॉरल से कुछ टाइम के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे मॉरल हैं जो लोगों को नई इंफॉर्मेशन से दूर रखने और सक्सेस में बिलीव करने की उनकी एबिलिटी पर शक पैदा कर सकते हैं। वहीं स्काउट्स सक्सेस की गारंटी में मोटिवेट नहीं होते, बल्कि वो इस नॉलेज से मोटिवेट होते हैं कि वो एक स्मार्ट बेट लगा रहे हैं। वो सक्सेसफुल होगी या नहीं इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी शर्त की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम है तब भी उनकी सक्सेस में होने वाला फायदा ज्यादा है। ये बात उन्हें मोटिवेटेड रखती है। स्काउट माइंडसेट एक रॉबस्ट मॉरल है
जो सच से दूर भागने के लिए नहीं कहता, क्योंकि इसके रूट्स सच्चाई में ही छिपे होते हैं। हर एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर के पास एक मजबूत सेल्फ बिलीफ होता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह फंडिंग से पहले जेफ बेजोस ने अपने बिजनेस आइडिया की सक्सेस के 30% चांसेस को एस्टिमेट किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को यह बताया होगा? क्योंकि कोई एक ऐसी कंपनी की शुरुआत के लिए क्यों इन्वेस्ट करेगा जो फेल ही होने वाली है? हालांकि बेजोस बताते हैं कि उन्होंने ये अनसर्टेनिटी अपने इन्वेस्टर्स से शेयर की थी। उन्होंने उन्हें बताया था कि मुझे लगता है कि 70% चांस हैं कि आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं, तो अगर आप इस लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस बिजनेस आइडिया पर अपने पैसे न लगाएं। इस डेली लाइफ के एग्जाम्पल से देखा जाएगा तो लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि वो अपने ऊपर जितना यकीन करेंगे उतना ही वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो लोगों को आपके ऊपर यकीन करने के लिए इनवाइट करता है। और इस तरह के कई थॉट्स आपने इंटरनेट की दुनिया में लगभग रोज ही नोटिस किए होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद जेफ बेजोस के आइडिया पर लोग इन्वेस्टमेंट्स न करते। असल में ओवर कॉन्फिडेंस स्काउट माइंडसेट का कैरेक्टर ही नहीं है। दरअसल कॉन्फिडेंस दो तरह का होता है, एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस और सोशल कॉन्फिडेंस। एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस बताता है कि आप सच के लिए कितने श्योर हैं। वहीं सोशल कॉन्फिडेंस, जिसे सेल्फ एश्योरेंस कहते हैं, वो किसी पर्सन की सोशल सिचुएशन के बारे में बताता है कि क्या वो इंसान सुनना पसंद करता है या फिर क्या वो ऐसे काम करता है जिससे वो अपने पोस्ट पर बने रह सके। बहुत सारे लोगों में एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस और सोशल कॉन्फिडेंस दोनों एक पैकेज की तरह साथ में रहते हैं। जैसे कि कोई लीडर अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए उससे बात करता है और बताता है कि उसकी टीम एक्सीड होगी और इस बारे में उसे कोई शक नहीं है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें ये दोनों ही कॉन्फिडेंस नहीं होते और वो हमेशा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन लोगों को उनके सोशल कॉन्फिडेंस के बेस पर ही जज किया जाता है, एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस के बेसिस पर नहीं। अगर बात इंप्रेशन की जाए तो सेल्फ एश्योर होना ज्यादा जरूरी है। एक रिसर्च में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करने के लिए कहा गया और उनके इंटरैक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। बाद में वीडियो को देखकर हर स्टूडेंट के बिहेवियर को एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस और सोशल कॉन्फिडेंस के एस्पेक्ट में कोड करने की कोशिश की गई। एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस के लिए देखा गया कि कितनी बार उन्होंने अपने एस्टिमेशन में कॉन्फिडेंट होने की कोशिश की और वहीं सोशल कॉन्फिडेंस में देखा गया कि उनमें से कितने लोगों ने डिस्कशन में भाग लिया और इस ड्यूरेशन में वो शांत और रिलैक्स्ड थे या नहीं। बाद में उस वीडियो को दूसरे लोगों को दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट आपको कितना कॉन्फिडेंट लगता है। रिस्पॉन्स में आई कॉम्पिटेंस रीडिंग इस बात पर बेस्ड थी कि कौन सा स्टूडेंट कितने सरल शब्दों में अपनी बात कह पा रहा था और किसकी वॉइस टोन रिलैक्स्ड थी। अधिकतर स्टडीज में देखा गया है कि लोग किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंट तभी मानते हैं जब वो आई कांटेक्ट या अपनी आवाज की टोन को इवन रख पाता है। दरअसल ये चीजें ही उसका सोशल कॉन्फिडेंस शो करती हैं, जिसको बढ़ाने के लिए लोग पब्लिक स्पीकिंग, अपने ड्रेसिंग सेंस में सुधार या फिर अपने पोस्चर को चेंज करने जैसा काम भी कर सकते हैं। ये तो बात रही सोशल कॉन्फिडेंस की। अब एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो उसका मेन फैक्टर अनसर्टेनिटी है, जिसका मतलब है अनिश्चितता, यानी कि कोई काम पूरा होगा या नहीं, या फिर उसमें कितना लॉस होगा या प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी दो तरह की हो सकती है। पहले की वजह है इग्नोरेंस या एक्सपीरियंस की कमी होना। फिर दूसरा अनसर्टेनिटी की वजह है सच्चाई का उलझा हुआ और अनप्रेडिक्टेबल होना। इग्नोरेंस या एक्सपीरियंस की कमी से होने वाली अनसर्टेनिटी किसी इंसान की एक्सपर्टीज और जस्टिफिकेशन पर सवाल उठाती है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी को कम्युनिकेशन से टाला जा सकता है, जिसके लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल है दूसरों को यह दिखाना कि इस अनसर्टेनिटी का कोई रीजन है। जब आप लोगों को बताते हैं कि कोई बात अनप्रेडिक्टेबल है तो बाद में उसके फेलियर पर आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है और फिर सर्टेनिटी को अनरियलिस्टिक दिखाना आपको 100% सर्टेनिटी की जिम्मेदारी लेने वालों से ज्यादा पर्सुएसिव बनाती है। दूसरा रूल है कि आप जब भी कोई एस्टिमेशन करें तो उसके बारे में दूसरों को पूरी जानकारी दें। एक ब्रिटिश कंसल्टेंट बताते हैं
कि अगर आपके पास किसी चीज की पूरी जानकारी नहीं है तो आप केवल एक एवरेज डेटा ही प्रोवाइड कर पाएंगे। वहीं इसके ऑपोजिट किसी चीज की पूरी जानकारी आपको कॉन्फिडेंट बना देती है। तीसरा रूल है अपनी बात को प्रेजेंट करने से पहले उसकी प्लानिंग करना। लोग अनसर्टेन आंसर को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए ये उन्हें नहीं पता होता। एग्जाम्पल के लिए, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से बात करते समय अगर उसे बताता है कि उसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है तो वो घबरा सकता है। लेकिन इसकी जगह अगर उसे बताया जाए कि उसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, तब भी उसे अपना इलाज कंटिन्यू रखना चाहिए और वो डॉक्टर उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा। तो ये अनसर्टेनिटी को एक अच्छे फॉर्म में शो करेगा। और वैसे भी आपको इंस्पायरिंग होने के लिए सक्सेस का प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए लोग एम्बिशियस गोल्स बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि वो क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। वो ये भी बता सकते हैं कि क्यों आप उस चेंज के लिए इतने एक्साइटेड हैं, और इस तरह से लोग अनरियलिस्टिक बातें किए बिना भी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हुए दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए 3 की यानी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। पहला था कि आपको कॉन्फिडेंट दिखने के लिए अपने ओपिनियन को 100% फर्टिलिटी के साथ दिखाना जरूरी नहीं है। लोग आपके एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और सोशल कॉन्फिडेंस कैसा है। दूसरा ये कि अनसर्टेनिटी को डिस्कस करना बुरी चीज नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो अनसर्टेनिटी आप में है या दुनिया में। अगर आप किसी टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग कमांड रखते हैं और उसके बारे में अपने प्लान और उसकी एनालिसिस पर बात करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट दिखेंगे। तीसरा है कि आप ओवर प्रॉमिसिंग हुए बिना भी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से आपका आइडिया उनकी मदद कर सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये आइडिया हमेशा काम करेगा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि हमेशा सही होने का प्रेशर किस तरह से हमारे रिजल्ट्स पर इफेक्ट डालता है। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर प्रॉमिसिंग और अनसर्टेनिटी की बात की थी और समझा था कि इन कैरेक्टर्स के बिना भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हमें किसी काम में गलत प्रूव होने का डर नहीं होता तो हम कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिलिप टेटलॉक ने 2 डिकेड्स तक लोगों की ग्लोबल इवेंट को फोरकास्ट करने की एबिलिटी को मिरर किया। इस रिसर्च के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि एक्सपर्ट जिन बातों की फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहे थे, रैंडम लोगों ने उन्हें काफी बेहतर तरीके से फोरकास्ट किया। टेटलॉक का कहना था कि एक एवरेज एक्सपर्ट भी उतना ही सही फोरकास्ट कर रहा था जितना कि एक शिंपैंजी कर सकता है। यहाँ पर बात स्मार्टनेस की नहीं है। रैंडम लोगों या चिंपैंजी के पास कोई टेक्निक, प्रीवियस इंफॉर्मेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि उन पर सही होने का ना तो कोई प्रेशर था और ना ही वो गलत होने से डर रहे थे। तो इस एपिसोड में हम सही गलत होने के डर को दूर करने के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के पास इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा डेटा होता है और इसके लिए उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन को बार बार चेंज करना होता है और अपने माइंडसेट को बार बार बदलना। उनकी बेसिस पर बिलीव्स को तैयार करना मेंटली और इमोशनली एक प्रेशर क्रिएट करता है। अगर दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट की थीम में देखा जाए तो आपका एक डेटा आपके एक बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, वहीं थोड़ी ही देर के बाद का दूसरा डेटा दूसरे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे में लोगों को एविडेंसेस को सॉर्ट करना आना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। वहीं अगर लोग दुनिया को ग्रे कलर के शेड्स में देखें तो आप एक स्केल के बेस पर अपने माइंड को शिफ्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी बात को लेकर 30% श्योर हैं, वहीं दूसरी स्टडी के हिसाब से वो पॉसिबिलिटी 70% पर भी पहुंच सकती है या फिर ये 90% पर भी पहुंच सकती है। लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन से बहुत बेहतर है। आपको परसेंटेजेस का आइडिया मिल जाता है। अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें एक्सेप्ट करना ही सही और बेटर डिसीजन लेने का पहला स्टेप है।
अधिकतर लोग दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसके बाद जब दुनिया उनकी एक्सपेक्टेशन को वायलेट करती है तो उन्हें इस पर यकीन नहीं होता। वैसे सुपर फोरकास्टर्स अपनी गलतियों से एक अलग रिलेशनशिप रखते हैं। जब भी उनकी प्रेडिक्शन गलत होती है या फिर वो कोई ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं जो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, तो वे अपनी प्रोसेस को री इवैल्यूएट करते हैं जिससे कि पुरानी मिस्टेक्स से मिले लेसन से सीखा जा सके। यही वजह है कि सुपर फोरकास्टर्स फोरकास्ट गलत होने पर भी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो अपनी टेक्निक सुधार पाएंगे। अब तक हमने ये समझा कि किस तरह से एक स्काउट अपनी गलतियों के बारे में बाकी लोगों के कंपैरिजन में अलग तरह से सोचता है। कोई गलती होने पर वो अपनी ओपिनियन को रिवाइज करता है जिससे कि अपने बिलीव्स के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा किया जा सके। एविडेंसेस कलेक्ट करने और अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करने से उनके स्किल्स में सुधार आता है। ये उन्हें उनकी गलतियों को रियलाइज करने और उसकी वैल्यू समझने में हेल्प करता है। मिस्टेक्स को एडमिट करने से ही खुद को अपडेट करना और गलतियों से सीखना पॉसिबल हो पाता है। वैसे भी किसी के लिए खुद को गलत कहना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान होने के कारण सबसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उससे सीखना एक स्काउट माइंडसेट की क्वालिटी को शो करता है। वैसे भी ज्यादातर बार गलतियां होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कुछ क्राइम किया है या उसके लिए उसे माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन इस बारे में किसी का एटीट्यूड डिफेंसिव या हम्बल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय उसे डिफेंड करने लगता है तो नॉलेज के अपडेट होने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। वहीं हम्बल अप्रोच खुद की कैपेसिटी को जज करने पर फोकस करने लगती है। जब वही व्यक्ति डिफेंसिव और हम्बल होने की जगह मिस्टेक्स को एज ए फैक्ट मानकर उन्हें अपडेट करने के बारे में सोचना शुरू करता है तो ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। दरअसल अपडेटिंग नई चीज को सीखने और रिवाइज करने के लिए यूज होने वाला एक टेक्निकल टर्म है और अपडेट एक रूटीन है। इससे लोगों को एक्सेप्टेंस और अपनी गलतियों के कन्फेशन में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब लोग अपने माइंडसेट को या अपने थॉट्स को बदलने के लिए तैयार नहीं होते तब वो बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं। डेविड कॉमन हिडी ह्यूमन लीग नाम के एक एनजीओ के हेड हैं। ह्यूमन लीग को अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल राइट्स ग्रुप कहा जाता है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमेशा ही थोड़ा बहुत गलत रहे हैं। जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, कॉमन हेडी उसे बताते हैं कि ह्यूमन लीग किसी पर्टिकुलर एक्टिविज्म पर काम नहीं करता और ना ही वो किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए कमिटेड है। उनका सबसे जरूरी मैंडेट है एविडेंसेस को फॉलो करना और वो सब कुछ करना जो एनिमल्स की हेल्प के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर हम अगले 5 सालों में वही कर रहे हैं जो हम आज कर रहे हैं तो हम फेल हो गए हैं। यही स्काउट माइंडसेट की पहचान है कि वो गलतियों से सीखने का टारगेट लेकर चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को खुद ही एक तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ही नई स्ट्रेटेजी समझ में आती है और वो उस पर स्विच कर जाते हैं। जैसे ह्यूमन लीग अपने शुरुआती समय में लैब में एनिमल्स को टेस्ट करने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि इस स्ट्रेटेजी से बहुत सारे एनिमल्स अनअफेक्टेड हैं। फिर बाद में उन्होंने फार्म एनिमल्स पर अपने फोकस को स्विच किया और यूनिलीवर कंपनी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में 95% एग्स की सप्लाई करती है, उसको मेल चिक्स की मास किलिंग न करने के लिए कन्विंस किया। कहने का मतलब है कि ये जानना कि आप गलत हैं बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और आपको गलत होने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये आपकी एक्सपेक्टेशन को सेट करने की कोशिश करता है जिससे आप गलत होने और उसे एक्सेप्ट करने को ईजी बना लेते हैं। कॉमन हिडी कहते हैं कि अगर आप इस मेंटालिटी के साथ चलते हैं कि जो मैं सोच लूंगा वो सही है या फिर जो मैं सोच रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं वो बहुत जरूरी है और वो ऐसा ही रहेगा, तो नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इससे कुछ सही होने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि तब आप खुद को गलत होने के हॉरर के पीछे खड़ा कर लेते हैं। उम्मीद है कि इस एपिसोड में आपको गलत होने के हॉरर के अगेंस्ट खड़ा होने के बारे में जरूरी जानकारी मिली होगी, क्योंकि ये समझना कि आप गलत थे एक अपडेट है और यह दुनिया के बारे में आपकी एक नई समझ डेवलप करता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से कंफ्यूजन आपके डिसीजंस पर इफेक्ट डालता है। हमारी अपने थॉट्स को बदलने की एबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जब दुनिया आपको कंफ्यूज करती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि जैसा लोग एक्सप्लेन करते हैं, दुनिया का नजरिया उससे काफी अलग होता है। जैसे कोई खुद पर यकीन करता है कि वो बहुत अच्छा टीचर है और अपनी खराब टीचिंग रेटिंग पर कहता है कि उसके स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है, वरना वो तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट टीचर है और उसकी टीचिंग स्किल्स स्टूडेंट्स के समझ के लेवल से काफी ऊपर है। कुछ हद तक ये अनअवॉइडेबल है, लेकिन अगर दुनिया में काम करना है तो अपने परसेप्शन को क्वेश्चन करना भी बंद करना होगा। स्पेशली जब मोटिवेटेड रीजनिंग होती है तो लोग इस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और अपने आप को ही सही मानते हैं। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम पिकॉक टेल का लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1860 में अपने दोस्त को लिखे एक लेटर में बताया था कि मोर के पंख उन्हें बहुत परेशान करते हैं। दरअसल डार्विन ने एवोल्यूशन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कहा था कि जो फीचर्स एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं वही जनरेशन बाय जनरेशन पास होते हैं, और जो फीचर्स उन्हें सर्वाइवल में हेल्प नहीं करते वो कुछ समय के बाद एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाते हैं। मोर के पंख उसे 5 फीट से ज्यादा ऊपर उड़ने नहीं देते, वो केवल उसका वजन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर्स का उस तक पहुंचना पॉसिबल हो पाता है। डार्विन खुद को बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल थिंकर नहीं मानते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होने लगा कि अगर ऐसा होता तो अब तक मोर के पंख नेचुरल सिलेक्शन के साथ खत्म होते। कुछ समय के बाद उन्हें अपने ही सवाल का जवाब खुद मिला और उन्हें पता चला कि केवल नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन को फोर्स नहीं करता, बल्कि सेक्सुअल सिलेक्शन भी जरूरी है। जैसे कि बड़ी और सुंदर टेल ऑपोजिट सेक्स के मेंबर्स को अट्रैक्ट करती है। यही वजह थी कि ये ट्रेड पीकॉक्स में कॉमन बना रहा, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों में हेल्प कर रहा था। यानी कि जो मोरपंख डार्विन को एंजाइटी दे रहे थे, उन्होंने उनकी थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है होम्योपैथिक हॉस्पिटल की मिस्ट्री। 1850 में लंदन रहने के लिए एक डरावनी जगह बन गया था। हर तरफ कॉलेरा का आउटब्रेक चल रहा था और हजारों लोग एक ही समय में मर रहे थे। हेल्दी लोग भी थोड़ी बहुत स्टमक प्रॉब्लम को महसूस करते और कुछ दिनों या कुछ घंटों में मर जाते। गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट्स की एक काउंसिल बनाई और सिटी हॉस्पिटल में किस तरह के मेथड्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए कहा, ताकि पता चल सके कि कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। बाद में आए रिकॉर्ड के रिजल्ट्स इंप्रेसिव नहीं थे, क्योंकि हॉस्पिटल में कॉलेरा पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट 60% थी। कोई भी मेडिसिन इसमें कोई फर्क नहीं डाल रही थी। लेकिन एक हॉस्पिटल था, यह हॉस्पिटल था लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल। यह एक छोटा इंस्टीट्यूट था जो नए मेडिसिन ट्रेंड होम्योपैथी को फॉलो कर रहा था और उसमें मोर्टेलिटी रेट केवल 18% ही था। लेकिन तब होम्योपैथी एक मजाक था और उन लोगों ने इस डेटा को कंसिडर नहीं किया, जबकि यह गलत था। अगर काउंसिल इसके सरप्राइजिंग रिजल्ट को इन्वेस्टिगेट करती तो शायद कॉलेरा को तभी रोका जा सकता था, क्योंकि होम्योपैथी की सक्सेस रेट उस समय बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी रखना कि अगर मैं सही हूं तो दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है, या फिर कोई अननोन ऑप्शन जो हमारे सामने नहीं है वो भी सही हो सकता है, हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स से कोई भी समझ सकता है कि एक पजलिंग ऑब्जर्वेशन दुनिया के बारे में आपके नजरिए को बदल सकता है। लेकिन एक बात पर अटक जाना, अपने माइंडसेट को न बदलना हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है और यह कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी आपके नजरिए को भी चेंज करता है। अपने कंफ्यूजिंग ऑब्जर्वेशंस को पुरानी थ्योरी में फिट करने के बजाय अगर उन्हें नई थ्योरी के बेस की तरह यूज किया जाए तो यह कंफ्यूजन ही एक बेहतर अप्रोच बन सकता है। स्काउट माइंडसेट भी लोगों को दुनिया में इंफॉर्मेशन और एक पजल की कई पीसेस को इकट्ठा करने के लिए मोटिवेट करता है। लोगों को नहीं पता होता कि इन पीसेस का क्या करना है, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो एक बेहतर पिक्चर तैयार होती है।